दोस्तों वीडियो की स्क्रीन पर आज जो फॉर्म 16 आपको दिखाई दे रहा है ये एक डिफेंस एम्प्लॉय का फॉर्म 16 है और आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा इनकम टैक्स रिटर्न विद फॉर्म 16 ही हमारा वीडियो का टॉपिक है एंड स्पेशली फॉर डिफेंस एम्प्लॉयज़। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि लास्ट वीडियो में मुझे कई सारे कमेंट्स आए थे जिसमें मैंने फॉर्म 16 इंक्लूड नहीं किया था, तो कमेंट्स थे कि प्लीज़ फॉर्म 16 के साथ वीडियो बनाइए। और इसका मेन रीज़न क्या है कि जो डिफेंस एम्प्लॉय है उनकी जो सैलरी है उनकी सैलरी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स के साथ होती है: ग्रेड पे, एमएस पे, एक्स पे, क्लास पे, टीपीटीएल, डीए, पीएमएचए, एलआरए, गुड सर्विस पे, हाइल्टी अलाउंस, रम सिगरेट अलाउंस, पीपीएफ फंड, पीएलआई, एलटीसी क्लेम आता है, लीव इनकेसमेंट होता है, किसी को पेंशन पर कम्यूटेशन मिलता है, सीआई अलाउंसेस मिलते हैं, फील्ड एरिया अलाउंस, इसके अलावा स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे एक राहुल परासर जी का फ़ोन आया था जिनके फादर बीएसएफ में एम्प्लॉय हैं और उन्हें स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो दिक्कत ये आ रही है सैनिक भाइयों के साथ कि देखिए फॉर्म 16 को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से बाइफर्केशन दिखाई देता है। हमें ग्रॉस सैलरी मिलती है, ओके, उसके अलावा हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाया गया है। इसके बाद हमें सेक्शन 10 के अंदर 13,200 रुपये की डिडक्शन दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों जब हम इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 10 के बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो ये समझ में नहीं आ पाता है कि ये 13,200 आखिर कौन सी छूट है, किस अलाउंस को लेकर हमें मिली हुई है। इसी तरह मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि 1,50,000 1.5 लाख रुपया सेक्शन 80C के अंडर इन्होंने क्वालिफाई किया है। उसके बाद क्वालिफाई फॉर 100% डिडक्शन उन्होंने 986 रुपये और लिखा हुआ है। तो ये क्या है? देखिए जिसका फॉर्म 16 है वही समझ सकता है कि ये क्या है, लेकिन कुछ केसेस में उन्हें भी ये पता नहीं है कि आखिर ये डिडक्शन जो मिली है ये किस चीज़ की मिली है। तो दोस्तों इसीलिए मैं दोबारा से एक पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमने गो अहेड करना है। तो देखिए जैसे ही हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अदरवाइज इसका वेबसाइट का लिंक है www.incometax.gov.in। इसमें हमने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड डालना है और उसके बाद कंटिन्यू करके पासवर्ड डालना है। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ही आप इन हो जाएंगे तो आपका प्रोफाइल दिखाता है, आप अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, अगर आप स्किप करेंगे। स्किप करते ही आप मेन पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर से आपने अपना फॉर्म 26AS देखना है। फॉर्म 26AS देखने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है। 26AS पर क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे पेज में। देखिए दोस्तों 26AS और फॉर्म 16 दोनों की ही ज़रूरत पड़ सकती है ITR फाइल करने के लिए। व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना सेलेक्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2021 और 22। उसके बाद यहाँ से हम HTML सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड करेंगे। मुझे इनका डिटेल दिखाई देता है, इनके पूरे 12 महीने की सैलरी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है और कौन कौन से महीने में किस तरह से टैक्स कटा हुआ है वो सब भी यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि इनका टोटल टैक्स कटा हुआ है 24,775 रुपये। दोस्तों इसको टैली करना है, इसको मैच करना है फॉर्म 16 के साथ। यहाँ पर भी आपको 24,775 रुपये यानी कि सेम अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ डिडक्टेड फ्रॉम बोथ दी सोर्सेज। कभी कभी ऐसी दिक्कत आ रही है फौजी भाइयों के साथ कि फॉर्म 16 में अमाउंट कुछ और है और फॉर्म 26 में अमाउंट कुछ और है। कई बार क्या होता है कि कुछ गलतियां रह जाती हैं आइदर आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर हमारे पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से। तो इस केस में आपने सबसे अच्छा करना क्या है, जो मैं आपको सजेशन इसके लिए बताता हूं, आपको अपने पूरे 12 महीने की पे स्लिप्स उठानी है। आपने उनका सारा का सारा टोटल सम करना है। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी कितने बनने वाली थी। अगर ये ग्रॉस सैलरी सही है तो आप इसके साथ जाइए, और अगर फॉर्म 26AS की ग्रॉस सैलरी सही है 7,75,892 तो आप इसके साथ जाइए। देखिए दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। इतने छोटे माइनर अंतर की वजह से किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। टैक्स जो कटा हुआ है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर टैक्स में भी डिफरेंस है तब आपको एक इंटीमेशन डालना पड़ेगा IT डिपार्टमेंट को या फिर अपने पे एंड अकाउंट ऑफिस को।
इसके बारे में हम लंबी चर्चा करेंगे। किसी को कोई डाउट होने पर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है कि उनका स्पेशली इशू क्या है, उस पर हम ज़रूर जाएंगे उसके सॉल्यूशन की तरफ। मैं फ़िलहाल के लिए 26AS पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्म 16 से ही पूरा का पूरा डाटा उठाने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्म 16 जो जिस तरह से बनाया गया वो ज़्यादा टिपिकल है। देखिए, शुरू करने के लिए फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों हाईलाइट नहीं होते हैं, आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर ऑनलाइन में क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद देखिए, मैंने पहले कोशिश की थी इनका फॉर्म भरने की, तो इसलिए रिज्यूम फिलिंग करूँगा। पहले से वहाँ पर ड्राफ्ट सेव है, अदरवाइज़ न्यू फिलिंग करूँगा। देखिए, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि इस वेबसाइट में कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका सारा का सारा डाटा फॉर्म 16 से सीधे सीधे उठा के यहाँ डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी वेबसाइट नहीं है इसलिए हो नहीं पा रहा है। हमें ये सारी चीज़ें मैन्युअली ही डालनी पड़ रही हैं। देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये भी जो आपको ग्रीन टिक्स आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मैंने पहले इसको भरने की कोशिश की है। मैं इसको दोबारा से आपको भर के इसी के अंदर दिखाता हूँ। पर्सनल प्रोफाइल, आपने यहाँ पर नाम वाम लिखना है, अपना नाम, पैन कार्ड नंबर। छोड़ देता हूँ इसको, आगे बढ़िए। एड्रेस वगैरह अगर कुछ मिसमैच है उसको आप यहाँ पर एडिट करके सही कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है 139(1). अगर आप डिफेक्टिव रिटर्न भर रहे हैं या रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं या फिर आपको कोई नोटिस आया है उनके रिस्पॉन्स भर रहे हैं, तो हर किसी के लिए यहाँ अलग अलग क्लॉज बनाए गए हैं, आपने उस पर क्लिक करना होगा। रिवाइज रिटर्न के लिए 139(5), या फिर आपको कोई रिस्पॉन्ड आता है तो ये नीचे वाले देखिए। और अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2-3 महीने बाद कभी ये आया कि भाई आप इसको दोबारा से भरिए या फिर कुछ कमियां रह गई हैं, रिसबमिट कीजिए, तो फिर आपको जो नोटिस आएगा उस नोटिस का जो नंबर होगा उस नंबर के अगेंस्ट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। उनका जो रिसिप्ट नंबर है वो यहाँ से आपने इसमें फिल करना है। नए रिटर्न के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप नए वाले टैक्स राइम की तरफ जाते हैं या फिर पुराने वाले की तरफ। फ़र्क छोटा सा है कि अगर आप नए वाले पे जाएंगे, यस करेंगे, तो आप नए वाले तरीके पे चले जाएंगे। उस रास्ते में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो आपकी ग्रॉस सैलरी 7,75,000 इसमें बनी हुई है, जो भी है, उस पूरे के पूरे पे आपको टैक्स देना है। और जो पुराना वाला तरीका है उसमें क्या होता है कि हम उस 7,75,000 में से बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट कर देते हैं, जैसे 1-1.5 लाख हम फंड में निकाल देते हैं, या इसके अलावा हम कुछ और हमारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिडक्ट कर देते हैं। तो आपको किस तरीके के साथ जाना है वो आपका मैं सजेस्ट करूँगा कि जिनकी सैलरी 12 लाख से नीचे है उनको पुराने वाले टैक्स स्लैब से ही कुछ फ़ायदा है, अदरवाइज़ इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। देखिए, यहाँ आएंगे, मैंने पुराना वाला सेलेक्ट कर लिया, नो करके। यहाँ आएंगे, अपना जो बैंक अकाउंट है उसको वैलिडेट कराएंगे, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में, जो यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा हुआ, उसी में आपको रिफ़ंड मिलने वाला है। कंफर्म कर देंगे। ये हमारा पहला पेज अभी फिल हो चुका है। दूसरा पेज, जैसे मैंने बताया था, ग्रॉस टोटल इनकम का पेज होता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम के पेज में आपने एडिट पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें इसलिए भरी हुई आ रही हैं क्योंकि मैंने इसको भरने की कोशिश की थी, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको फिर से यहाँ पे भर के दिखाऊंगा। जैसे ही मैं एडिट करूँगा तो मुझे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), अब मुझे फॉर्म 16 की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं अपना फॉर्म 16 यहाँ पर ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में जैसे ही मैं फॉर्म 16 उठाता हूँ तो ये जो मेरी ग्रॉस सैलरी आ रही है, ग्रॉस सैलरी यानी कि 770,792, मुझे इसको वहाँ पर ले जाके फिल करना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ साइड करके। ये जो 770,792 है, इसको आपने यहाँ से ले जाके यहाँ पर फिल कर देना है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की आपके फॉर्म 16 में दिखाई गई है। तो इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम यहाँ पर कहीं एंट्री नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो डिडक्ट कर लिया होता है, उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए 2 और चीज़ें आती हैं, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय के केस में ये दोनों ही चीज़ें 0 होती हैं, तो इस पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद हमारा जो लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, ये जो कॉलम है दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉलम है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आसानी से समझेंगे इसको। यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्लॉज निकल के आते हैं। ये सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 के अंडर में 10 का 5, 10 का 6, 10 का 7, 10 का 10,
इस तरह से करते करते हमारे पास 10 के 14 तक के कॉलम्स बने हुए हैं, 10 14 2 यहाँ तक के कॉलम बने हुए हैं, जिन सब में हमें छूट मिलती है, डिडक्शन मिलता है। देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि डिडक्शन और एग्जम्पशन दोनों में अंतर है। डिडक्शन और एग्जम्पशन दोनों में अंतर क्या है कि डिडक्शन होता है कि वो चीज़ें जो हम बाद में दिखा रहे हैं जिनमें हमें छूट मिल रही है, और एग्जम्पशन होता है कि वो चीज़ें जिनको हमने सैलरी में जोड़ा ही नहीं टैक्स के लिए, तो ये एग्जम्पशंस हैं, एग्जम्प्ट अलाउंस हैं, जिनको हमने सैलरी से पहले ही माइनस कर देना है। और डिडक्शन वो होती है जो हम बाद में अपना जो पीपीएफ फंड है, एलआईसी है, इन सब चीज़ों का जो मेडिकल क्लेम है, इनका जो लेते हैं वो डिडक्शन होता है। ये है एग्जम्पशन, एग्जम्प्ट अलाउंसेस का कॉलम। तो एग्जम्प्ट अलाउंसेस यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखिए लेस अलाउंस अंडर सेक्शन 10। देखिए ये जो इन्होंने 13,200 रुपये लिखे हुए हैं एग्जम्प्ट अलाउंस, पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ पर है। अंडर सेक्शन 10 लिखा हुआ है, लेकिन 10 के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब बताइए मैं इसको कहाँ पर फिल करूँ, यही एक कॉमन डाउट है लोगों का जो मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए करना क्या है, पूरे साल की पे स्लिप्स ले लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 13,200 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार फॉर्म 16 में गलतियाँ निकलती हैं। आपको अपने से अपना फॉर्म 16 प्रिपेयर करना आना चाहिए। पूरे साल भर की पे स्लिप्स ले लीजिए, उनका जो जो अलाउंसेस आपको मिले हुए हैं, देखिए मैं आपको जो मैंने एक अलाउंसेस की लिस्ट दिखाई थी लंबी सी, ऐसे अलाउंस की लिस्ट में आप हर महीने के हिसाब से अलाउंस अपना लिख लीजिए कि भाई मुझे साल भर में सीआई अलाउंस इतना मिला हुआ है, टीपीटीएल इतना मिला हुआ है, एचआरए इतना मिला हुआ है, या फिर एनआरए, या फिर जो भी दूसरी चीज़ें आपकी जो जितने भी अलाउंसेस आपको मिले साल भर में, उन सबको आप लिख लीजिए। अभी आप देखिए उनमें से कौन सा अलाउंस किस हेड में आपको छूट दिलाता है, यानी एग्जेम्प्ट होता है। देखिए इनमें से जैसे आपको एलटीसी मिला हुआ है, एलटीसी का कंसर्न यहाँ सेलेक्ट कीजिए और एलटीसी का अमाउंट यहाँ डाल दीजिए अगर 10,000 रुपये मिले। तो देखिए दोस्तों, अब डाउट ये है कि ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी कि कौन सी चीज़ कौन से हेड में एग्जेम्प्ट है। इसके लिए मैं आपको एक मेरा बनाया हुआ एक्सेल का सीट दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वो एक्सेल सीट मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें सारा डाटा खुद से लिखा हुआ है कि सेक्शन 10(5) में एलटीसी मिलता है और कितना मिलता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू द लिमिट ऑफ एंटाइटलमेंट। देखिए क्या है कि आपका एक एंटाइटलमेंट है एलटीसी क्लेम लेने का, उतना ही आप कर सकते हैं। अगर आपने उससे कम खर्चा किया है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने इसमें डालना है। इसी तरह से सेक्शन 10(7) में कोई भी अलाउंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको परक्विजिट की तरफ से मिलता है, यानी कि सैलरी के अलावा जो आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है, एंटायर अमाउंट यहाँ पर देखिए, ये डिफेंस एम्प्लॉय, आर्मी एम्प्लॉयज़ के केस में बहुत कम फॉलो होता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ये हो सकता है कि लागू होता हो। 10(10)A में आपको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, आप पेंशन गए और आपको इकट्ठा पैसा मिला है तो पूरा अमाउंट आपने 10(10)A में फिल कर देना है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको वहाँ पे लेके दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ पे डालनी है वो मैं फिर से आपको एक बार दिखा रहा हूँ। इस कॉलम में नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में आपने यहाँ क्लिक करना है। ये जो नीचे को ड्रॉप डाउन निकल रहा है, इसमें वही चीज़ें आपको मिलेंगी। 10 का 5 एलटीसी, 10 का 6, 10 का 7, देखो ऐसे करते करते कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सेक्शन 10(14)(1) प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस, काफ़ी बड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको, इन्हीं चीज़ों को इजी करने के लिए ये टेबल मैंने बना रखा है। तो देखिए मैं फिर से आपको ये टेबल दिखाता हूँ जी, ये देखिए। इसके बाद लीव इनकेसमेंट, अगर आपको मिला है पेंशन जाते टाइम, आपने वीआरएस लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ है और आपको उसका कुछ अमाउंट मिला हुआ है। अगला देखिए एचआरए, हर किसी के लिए मैक्सिमम मैं कहूँगा कि 50 से 60% लोगों के लिए ये एचआरए जो है एप्लीकेबल है। तो देखिए एचआरए में क्या है, 13A वाले कॉलम में इसको डालना है, ड्रॉप डाउन में से 10(13)A उठाना है और अमाउंट कितना डालना है। देखिए इसके क्लॉज क्या है, अमाउंट कितना डालना है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जितना आपको आपकी पे स्लिप में पूरे साल में एचआरए मिला है वो डाल दीजिए, या
40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी क्या है, देखिए ये है आपकी सैलरी, ये आपकी सैलरी है 7,70,792, ये आपकी सैलरी है पूरे साल की। उसका 40%, उसका 40% निकालिए और वो डाल दीजिए। या फिर अगर आप इन 4 शहरों में रह रहे हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, इन 4 शहरों में रह रहे हैं, तो इसका 50% डाल दीजिए कह रहा है। तीसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इनकेस आपको नहीं HRA, आपका एक्चुअल HRA नहीं मिल रहा है, आपने जितना रेंट पे किया है, आप किराए में रह रहे थे 12 महीने से, तो जितना भी आपने, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपया पे किया है रेंट, और 10% ऑफ सैलरी, किसका 10%, अगेन इसका 770,792 का 10% निकालेंगे, तो यानी कि 77,079 रुपीज़ होगा। तो वो 2 लाख में से 77,079 माइनस कर दीजिए, जो बचता है वो आपका HRA है। आपका HRA फुली टैक्सेबल होगा अगर आप अपने घर में रह रहे हैं। देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ एक बच्चे का, अगर 2 बच्चे हैं तो आपको 1200 इंटू 2। हॉस्टल सब्सिडी, अगर बच्चे हॉस्टल में हैं तो 300 रुपये एक महीने का एक बच्चे का, यानी कि एक बच्चे का कितना होगा 3600 रुपये, और 2 बच्चों का 7200 यहाँ पर अलाउंस मिलेगा। TPT फॉर डिसेबल्ड, देखिए ध्यान दीजिए, ओनली फॉर डिसेबल्ड के लिए 3200 रुपये पर मंथ। आपको जो TPT 1800 रुपये मिलता है अगर इनकेस, तो वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं है। वो गवर्नमेंट ने ये 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है, इसमें पहले ही इंक्लूड कर दिया है। अब आप उसमें डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे। ऑफिशियल पर्पस से अगर आपका टूर हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। डेली अलाउंस, देखिए आप TD पर हैं तो आप देखना आपका जो क्लेम बनता है उसमें एक डेली करके लिखा हुआ आता है, तो जो डेली जो मिल रहा है आपका, वो आपका एग्जेम्प्ट है। हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट है। यूनिफॉर्म अलाउंस, देखिए डिफेंस एम्प्लॉयज़ को मैं खासकर बात करूंगा, आर्मी एम्प्लॉयज़ को लास्ट 2 ईयर्स से 10,000 रुपीज़ पर एनम पर ईयर का लगभग यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है। 1014 में दिखाइए उसको, ये आपको एग्जेम्प्ट है। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस हिल एरिया, देखिए 300 से 7,000 रुपये तक एज पर योर एरिया। लेकिन ये जो हिल एरिया है, ये मैंने मिलिट्राइज कैडर के लिए नहीं देखा है, ये पैरामिलिट्रीज के लिए ज़रूर हो सकता है एप्लीकेबल हो उनकी लोकेलिटी के हिसाब से। जैसे देखिए बॉर्डर एरिया अलाउंस, ये भी पैरामिलिट्रीज को मिलता रहा होगा या मिलता होगा, तो 200 से 1300 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। ट्राइबल एरिया अगेन 200 रुपये पर मंथ। देखिए ये है फील्ड एरिया अलाउंस, जो मैं आर्मी के लिए स्पेशली बताना चाहूँगा कि आर्मी अगर फील्ड में डिप्लॉय है तो उसको 2600 रुपये पर मंथ ये फील्ड एरिया मिलता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या अदर विंग्स जो होती हैं। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 रुपये पर मंथ आपको मिल सकता है, एग्जेम्पशन है। काउंटर इंसर्जेंसी, देखिए इनका, जिनका ये फॉर्म 16 है उनका पे स्लिप भी मैंने मांगा था। इनका जो सर्विस है वो मॉडिफाइड फील्ड में है, जहां उनको 1000 रुपये पर मंथ का डिडक्शन मिलता है। तो ये जो 13,200 दिया हुआ है, होपफुली इनके पे स्लिप से पता चलेगा कि 13,200 दिया है, इसके हिसाब से अगर मैं 12 महीने का लगाता हूँ तो 1100 रुपये इनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो 1100 रुपये एग्जेम्पशन है, तो क्या हो सकता है, मैं गैस करता हूँ कि 1000 रुपये तो उनके मॉडिफाइड फील्ड एरिया के हैं और 100 रुपये इनके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हैं, जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है 13,200 का। ठीक है, इसका बाइफिकेशन आप अपनी सैलरी से, पे स्लिप से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन चीज़ों में मिला हुआ है। देखिए हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ये 16,1060 रुपये मिलता है पर मंथ का, अगर आप 9,000 से 15,000 फीट की हाइट पे हैं। अगर आप 15,000 से ऊपर हैं तो 1600 रुपये पर मंथ का आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस एग्जम्प्ट है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, देखिए ये है 4,200 रुपये पर मंथ। सियाचिन अलाउंस 7,000 रुपये पर मंथ। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस 3,250 पर मंथ। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, देखिए ये जो नीचे अलाउंस लिखे हुए हैं ये सारे फुली टैक्सेबल हैं और इनको मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे सर्वेंट अलाउंस है, DNS अलाउंस है, प्रोजेक्ट अलाउंस है, कुछ लोग इनको क्लेम करते होंगे, टेलीफोन अलाउंस है, एनी अदर कैश अलाउंसेस है, तो ये फुली टैक्सेबल है, इनको आप कहीं भी दिखा नहीं सकते हैं। लास्ट में एक मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ये 5,000 रुपये तक आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये लागू है, लेकिन उन्हीं को ये मिलेगा जिनको ये अलाउंस मिलता होगा।
मैक्सिमम लिमिट इसकी 5,000 है, अदरवाइज 1/5 ऑफ योर सैलरी। तो देखिए ये एक्सेल सीट जो मैंने बनाया था, ये एक्सेल सीट ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसको दोबारा से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। देखिए ये सब कहाँ फिल करना है, ये आपको फिल करना है इस कॉलम में। तो मैं इस कॉलम को इस फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग भरने वाला हूँ। 13,200 की जो सैलरी है, मैंने इसका बाइफिकेशन ढूंढ लिया है इनकी सैलरी में से। मुझे ये 13,200 इनको फर्स्ट मिलता है मॉडिफाइड फील्ड एरिया के लिए। मॉडिफाइड फील्ड एरिया को मैं 1014(2) में डालूंगा और उसमें से मैं 12,000 रुपया यहाँ पर डाल दूंगा। ये 12,000 क्यों है? क्योंकि 1,000 रुपीज़ पर मंथ का एग्जाम्पशन है और ये 12 महीने का 12,000 हो गया। मैं यहाँ पर ऐड अनदर करूँगा। ऐड अनदर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसा मैंने दिखाया था 1014 में होता है, तो 1014 में यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अगेन 1,000 रुपीज़ डालूँगा। मैं अगर जैसे मेरे फॉर्म 16 में क्लब करके लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो एक ही क्लॉज में 13,200 यहाँ पर लिख सकता हूँ। सॉरी ये 1,200 है, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 13,200 मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये वार्निंग दिखा रहा है, इसके कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वार्निंग इज ओके। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा अलाउंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको कहाँ डालना है, तो प्लीज़ उसे एनी अदर पर क्लिक करें। यहाँ पर अलाउंस का अमाउंट डालें। अगर 10,000 रुपये कोई अदर अलाउंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिख दें एज पर पे स्लिप और फॉर्म 16। या फिर आपको अगर पता है कि वो कौन सा अलाउंस है तो आप यहाँ पर वही लिख दें। जैसे मैं असिस्टेंस अलाउंस, या फिर उसका कुछ और नाम होता हो तो उसका SDA या जो भी उसका नाम होता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो भी होता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी उसका नाम होगा, मेरे केस में नहीं है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए अगला उसके नीचे चलते हैं थोड़ा सा। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। देखिए इसमें जो 50,000 की जो हमें छूट मिल रही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिफ़ॉल्ट है, यानी सबके लिए है। देखिए यहाँ पर जो 50,000 का हमें जो एक ये लिखा हुआ था स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर होती है। आपको इसके लिए अलग से कहीं कॉलम नहीं मिलेगा, अलग से कहीं छूट आपने इसके लिए नहीं लेनी है, ये हमें डला हुआ मिल रहा है। इंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने आपको बताया, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपये मैक्सिमम है, वो भी उनके लिए जिनको ये अलाउंस क्रेडिट हुआ है, सैलरी में मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स आपके लिए वैलिड नहीं है। देखिए इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग मेन पेज पे आते हैं। देखिए इन दोनों का अगर मैं पेजेस का कंपैरिजन करूं, ये मेरा फॉर्म 16, तो ये मेरी ग्रॉस सैलरी मैच हो रही है और ये मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मैच हो रहा है और ये मेरा टैक्सेबल इनकम। अभी तक ये सब एकदम मैच हो रहा है। क्यों मैच हो रहा है अच्छे से? क्योंकि इनके फॉर्म 16 में और 26 AS में जो टैक्स कटा हुआ वो सेम था और जो 13,200 का इनके फॉर्म 16 में जो एक डिडक्शन यहाँ पर एग्जम्पशन दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। लेकिन अगर आपके केस में यहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं दी गई है, कम दी गई है, जैसे इनके साथ भी ये हुआ है कि इनको HRA की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, लेकिन HRA की डिडक्शन यहाँ फॉर्म 16 में नहीं है, तो मैं इनकी पे स्लिप्स लेके इनका HRA कैलकुलेट करता हूँ। अगर इनको 2400 यानी 2,400 रुपये महीने का HRA मिलता है और 12 महीने का HRA अगर मैं इनका कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे वापस उसको यहाँ पर जाकर एक कॉलम ऐड करके मुझे यहाँ पर वो HRA दिखाना चाहिए। मुझे उस पर एग्जम्पशन मिलेगा। 1013 पे मैं जाऊँगा, 1013 पे, और मैं यहाँ पर उनके HRA की जो अमाउंट है उसको मैं फिल करूँगा। 28,800 रुपये इनके HRA के साथ बनते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है कि आपका HRA कितना बनता है, या आपका कोई अदर अलाउंस जो CI अलाउंस, फील्ड अलाउंस जो आपको इसमें फॉर्म 16 में नहीं दिख रहा है वो कितना बनता है और उसमें कितना एग्जम्पशन होता है। देखिए वो जो HRA का कॉलम है उसमें जो 3 कॉलम दिए हुए हैं ABC, उनमें से जो लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, वही आपने यहाँ पर आपके लिए क्वालिफाई होता है।
अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन अब मैंने जो एग्जम्पशन है वो 42,000 का डाल दिया है इन प्लेस ऑफ 13,000, इसलिए मेरी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 678 की आ रही है 707 के कंपैरिजन में। तो आगे चलते हैं, ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से हमने इस पर डिस्कस कर लिया, समझ चुके होंगे। यहाँ पर इसके बाद आपने कुछ भी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में बात कर चुके हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी फर्स्ट पेज में जब हम आते हैं तो हमें अब जाना है थर्ड वाले कॉलम में, लेकिन यहाँ पर 1,50,000 पहले से दिखा रहा है टोटल डिडक्शन। देखिए पिछला जो पेज था वो था एग्जम्प्ट अलाउंसेस का, ये जो पेज है ये है डिडक्शंस का। तो आपने कुछ नहीं करना है, यस नो टाइप की क्वेश्चनरी है, इनमें यस और नो करते हुए जाना है और अमाउंट फिल करते हुए जाना है। कहता है कि आपने कोई डोनेशन पे किया हुआ है, कहीं दान दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो यस करके यहाँ पर उसका शेड्यूल 80G आपने नीचे फिल करना है। मैं इसको नो कर रहा हूँ। साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, देखिए मैं इसको भी नो कर रहा हूँ, मैंने यहाँ भी डोनेशन नहीं किया है। सेक्शन 80GG डिडक्शन क्लेम, सेक्शन 80GG अगर यस करूँगा तो यहाँ पर अमाउंट डालने के लिए बोल रहा है। ये सारा 80G जो भी है ये डिडक्शन इसका डोनेशन का कॉलम है। अभी ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम आ रहा है सेक्शन 80C, इसमें 1,50,000 तक की हमें छूट मिलती है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखिए आपका प्रोविडेंट फंड, PPF, ECLS आपकी जो पॉलिसी होती है, उसके अलावा अगर आपने कहीं ट्यूशन फ़ी दे रखी है तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है। देखिए मुझे एक क्वेरी आई थी कि मेरा ट्यूशन फ़ी जो है उसको मैं यहाँ पर दिखा दूँ और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसको एग्जम्प्ट अलाउंसेस में दिखा दूं 10-14 के कॉलम में। तो ये बहुत सही है, आप कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस इन्फॉर्मेशन? यस। देखिए यहाँ पर 1,50,000 की जो डिडक्शन है ये ऑटोमेटिकली मेरे इसमें कॉपी होके आ रखी है। अगर आपके केस में नहीं आती है तो आप यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन दिखेगा और आपने मैनुअली इसको फीड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे केस में ये आ गई है। ये थोड़ा सा जैसे ही वेबसाइट अपडेट हो रही है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बन के आ रही है। देखिए ये आई कहाँ से है, 1,50,000 यहाँ से आई हुई है, 1,50,000 की यहाँ पर आई हुई है। अभी देखिए इसके नीचे एक और अमाउंट है, 986 का अमाउंट है। अभी तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि ये किस वजह से मिला हुआ है। देखिए ये 100% डिडक्शन के लिए क्वालिफाई हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हो सकता है। देखिए इस बार कोविड केयर फंड में हमारा एक दिन का जो पेमेंट था डिफेंस एम्प्लॉयज़ का वो काट लिया गया था। प्रॉबेबली ये एक दिन का उनका सैलरी हो सकता है, लेकिन ये कम है, उस सैलरी के अमाउंट से कम है, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर ये उस तरह का कोई डोनेशन है तो इसको हम डोनेशन के कॉलम में दिखा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि डोनेशन आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नहीं करना है। डोनेशन तभी क्वालिफाई होता है डिडक्शन के लिए जब आपने किसी प्राइवेट एजेंसी को या NGOs वगैरह होते हैं इनको जब आपने दिया है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब आप डोनेशन देते हैं तो वो क्वालिफाई करता है डिडक्शन के लिए। तो इसको मैं अपने फॉर्म 16 वाले इस कॉलम को मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आर यू एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर। देखिए यह है NPS, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन 3 आर्म्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को जिनकी पेंशन अब नहीं मिलती है 2004 के बाद, उनके लिए NPS लागू किया गया है, या फिर प्राइवेट कंपनीज में भी NPS होता है। तो NPS जिसको मिलता है वो यहाँ पर यस करेगा, यहाँ पर अमाउंट डालेगा, लेकिन इन दोनों का जोड़ के 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो PPF में शो कर रहे हैं उनको NPS दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनका NPS बनता भी नहीं है। देखिए अगला है 80D, यह है मेडिकल क्लेम के लिए। आपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, खर्चा किया हुआ है इलाज करवाने में या फिर पॉलिसी ली है, इसको मैं यस करूंगा। मुझे शेड्यूल 80D को भरना पड़ेगा आगे जाके अगले पेज में। आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो 80 आपने फिल करना है, मैं नो कर रहा हूँ। अगर आपने एजुकेशन लोन है, पढ़ाई पे खर्चा किया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हायर एजुकेशन के लिए। देखिए इसके बाद कुछ डायरेक्शन के और कॉलम्स निकल के आ रहे हैं, इनमें से आपके लिए अगर कुछ भी क्वालिफाई होता है, देखिए इन सारे सेक्शन के ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको मुझे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। आप अगर यूट्यूब में पंकज पिंक लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह का फोटो है, आप मेरे चैनल को जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं हम अपने फॉर्म फिलिंग की तरफ। देखिए
इनमें से अगर कोई भी आपको एप्लीकेबल है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे 80 TTA में दिखाता हूँ आपको, ये होता है अगर आपको सेविंग अकाउंट में से कुछ इंटरेस्ट आया है तो वो अमाउंट यहाँ पर भरना था, लेकिन हमने सैलरी इन प्रॉफिट फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने कुछ नहीं दिखाया है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी नहीं भर रहे हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये पेज पूरा होने वाला है। सिर्फ 80D जो है इसको हमें 80C का 1,50,000 हम ले चुके हैं। 80D पे हमने इसको क्लिक करना है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग सकता है। देखिए इसमें क्या है कि दो चीज़ें होती है। एक है फैमिली। फैमिली का मतलब है कि आपके माता पिता उसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ आप और आपके बच्चे, चिल्ड्रंस आर इंक्लूड ऑन द फैमिली। जहाँ पर पेरेंट्स लिखा होगा, पेरेंट्स, वही सिर्फ आपके माता पिता का कॉलम है। तो देखिए पहले कॉलम में 4 तरह के केस बनते हैं इसके। पहला केस बनता है कि आपके परिवार में माता पिता के अलावा कोई और सीनियर सिटीजन है। माता पिता के अलावा कोई और सीनियर सिटीजन है। अगर है तो आप यस करेंगे, और जैसे ही आप यस करेंगे तो वो सीनियर सिटीजन के नाम से ये कॉलम खुल जाएगा और यहाँ पर आपने डिडक्शन भरनी है। अगर आप नो करेंगे कि नहीं कोई और माता पिता के अलावा कोई और 60 साल की से ऊपर की एज का नहीं है, 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर, तो आप सिर्फ अपने और बच्चों के लिए यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। तो देखिए किसी भी सेक्शन में आप यहाँ पर सिर्फ 25,000 तक की छूट ले सकते हैं। कैसे? हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है 5,000, हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट है 25,000, 25,000। लेकिन इन दोनों का जो क्युमुलेटिव बनता है वो 30 नहीं बनता, वो 25 ही बनता है। आप इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते, 25 लास्ट लिमिट है। इसलिए अगर मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है, भले वो 40,000 की हो, सिर्फ उसमें से 20,000 का डिडक्शन मैं ले सकता हूँ और 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकता हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब आपने अपने या परिवार बच्चों के कोई मेडिकल चेकअप करवाया था, जैसे ब्लड टेस्ट करवाया था या कोई लैब टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो उनमें जो खर्चा आया था उसको 5,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं, डिस्पाइट यू हैव गिवन इट ऑन कैश, और आपने इसको ऑनलाइन पेमेंट किया था। अगर कैश भी आपने पेमेंट किया था तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा सकते हैं। या फिर आपकी अगर पॉलिसी ज़्यादा बड़ी है तो आप 25,000 यहाँ पर दिखा सकते हैं और इसको आप 0 छोड़ सकते हैं। तो 25,000 का क्लेम यहाँ ले सकते हैं आप। सेम सीनियर सिटीजन्स के लिए 25 का यहाँ ले सकते थे। अगर इन केस में अगर आप सेलेक्ट कर रहे थे कि आपके घर में कोई और भी सीनियर सिटीजन है जो आपके डिपेंडेबल हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए फ़ायदा ये है कि ये लिमिट 25,000 से बढ़ के 50,000 हो जाती है। तो अगर मैं इसमें 50 लेता और यहाँ कहीं 50 लेता तो 1,00,000 रुपये का डिडक्शन मुझे मिल जाता, लेकिन अभी तक सिर्फ मैं 25,000 का डिडक्शन ले पाया हूँ। देखिए नीचे वाला कॉलम ये पेरेंट्स के लिए है, ऊपर वाला फैमिली के लिए था, नीचे वाला पेरेंट्स के लिए है। आप पूछ रहे हैं कि कोई एक आपके पेरेंट्स में से, आपके माता पिता में से कोई एक 60 साल की उम्र से ऊपर की एज के हैं, तो मैं यस करता हूँ, हाँ मेरे माता पिता दोनों ही 60 साल से ऊपर की एज के हैं, तो मेरा सीनियर सिटीजन वाला कॉलम ओपन हुआ। अगर मैं इसको नो करता तो मेरा ये कॉलम ना छोड़ के ये वाला कॉलम ऑन होता, जिसमें पेरेंट्स भी मेरे सिर्फ 25,000 रुपये तक क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ 25,000 का क्लेम ले सकता था, लेकिन जब मैंने ये दिखाया कि माता पिता सीनियर सिटीजन है तो मैं इस वाले में क्लेम लूँगा और यहाँ मैं 50,000 तक का ले सकता हूँ। सेम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये का मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी 25,000 की मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। लेकिन अक्सर देखा क्या गया है कि सीनियर सिटीजन्स को 60 साल के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, तो उनको मेडिकल एक्सपेंडिचर दिखाना थोड़ा सा आसान रहता है। तो मैं उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पर अप टू 45,000 तक दिखा सकता हूँ। मेरे पास लिमिट बची हुई है क्योंकि दोनों का बच्चा टोटल यहाँ पर 50,000 तक ही मैं ले सकता हूँ। आइदर अगर मैंने एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, मैं मान के चलता हूँ कि मैंने सिर्फ 30,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है और 5,000 रुपये का मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया हुआ है। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं इसको सेव करता हूँ। 60,000 का मैंने इसमें डिडक्शन ले लिया है, यानी कि 60,000 का यहाँ और 1,50,000 का यहाँ, तो टोटल क्युमुलेटिव मेरा 2,10,000 का मेरा डिडक्शन मुझे मिलने वाला है। अभी देखिए क्या इसका फ़र्क पड़ता है। देखिए 2,10,000 का मुझे डिडक्शन मिलने वाला है। टैक्स पेड के कॉलम में आता हूँ तो यहाँ पहले से 24,775 लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि एक्चुअल मेरा टैक्स पेड है।
और ये मेरा सही आया हुआ। इनकेस अगर आपका यहाँ पर नहीं टैक्स दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर शो डिटेल्स में क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका जहाँ से भी कटा हुआ है यानी 10 ऑफ डिडक्टर, ये देखिए मैं इसको क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ कि अगर मेरा ये अमाउंट गलत है तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। कैसे? 10 ऑफ डिडक्टर आपको कहाँ मिलेगा? आप आपके फॉर्म 16 में आएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको 10 ऑफ डिडक्टर करके दिखाई देगा। ये देखिए 10 ऑफ डिडक्टर, और नेम ऑफ डिडक्टर भी आपको इसमें दिखाई देगा कि नीचे किस आदमी ने ये डिडक्ट किया हुआ था। यहाँ देखिए इन्होंने इसको जिसकी भी कैपेसिटी में डिडक्ट किया था, ये दोनों डिटेल आपने यहाँ पर डाल देने हैं। यहाँ पर आपने अपना टोटल सैलरी ये वाला डाल देना है जो सैलरी आपको मिला है, और उसके नीचे आपने डाल देना है कितना टैक्स आपका कटा हुआ है, 24,775 रुपये। दैट्स इट। इसके बाद इसको सेव कर देना है। मेरे केस में पहले से यहाँ पर आ रखा है, दिखा रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कन्फर्म कर दूंगा। अभी देखिए 24,775 मेरा टैक्स कटा हुआ है। टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ मेरी जीरो बनती है। मुझे कितना टैक्स और पे करना है? ज़ीरो पे करना है। क्यों ज़ीरो पे करना है इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। टैक्सेबल इनकम बन रही थी 678 और मैंने डिडक्शंस ले लिया 210 का, तो मेरी अभी टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 4,68,710। तो देखिए जैसे ही आपकी सैलरी 5 लाख से नीचे आती है तो आपका सारा का सारा टैक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ रिबेट्स वगैरह हैं। ये ऑटोफिल कॉलम है, आपने इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर छोटी चीज़ दिखाना चाहूँगा कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये क्या होता है कि ये एरियर्स के लिए होता है। अगर पिछले साल का कुछ पैसा आपके पास इस साल आया हुआ है तो आपको उसके लिए फॉर्म 10E फाइल करना है और उसका यहाँ पर डिडक्शन लेना है। जैसे आपका कोई एक बचा हुआ क्लेम, पिछले साल का HRA आपको नहीं मिला था, आपकी पेमेंट में नहीं आ रहा था, और अचानक से वो इस साल एडजस्ट होके आ गया सारा का सारा, तो इस साल आया, तो आप उसको ये दिखाओगे कि भाई ये जो मेरी इनकम है HRA से, ये पिछले साल की थी भाई, इस साल की नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए आपको फॉर्म 10E भरना पड़ेगा। यहीं पे भर सकते हैं आप इसको, इस पर नहीं जाएंगे हम अभी। देखिए अभी आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 0 और फंड आपको जमा करना है 0। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। अगले पेज में आपको दिखाई देगा लिखा हुआ है लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल रिटर्न। इसको वैलिडेट करना है हमने आपने। मैं प्रोसीड करूँगा इसको। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 24,780 रुपये। एक और चीज़ दिखाता हूँ, 24,775 रुपये कटे हुए थे लेकिन 80 रुपये वापस आ रहे हैं। 5 रुपये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जा रहा है। व्हाट अ बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इस पेज को। आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफंड आने वाला है। रिफंड अमाउंट 24,780 रुपये आपके अकाउंट पे आने वाला है। प्रीव्यू रिटर्न करूंगा तो देखिए अगले पेज में यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम लिखना है। फादर का एक्चुअल नेम लिखना है, मिस्टर समथिंग जो भी ये नाम है, मिस्टर की ज़रूरत नहीं है, फादर नेम लिख के नहीं छोड़ना है। यहाँ पर सेल्फ करना है आपने, इसमें से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। देखिए सिर्फ लास्ट वैलिडेट रिटर्न हो गया है, रिटर्न कंफर्म हो गया है। वेरीफाई एंड सबमिट करना है, आपने इसको सबमिट करना है। यहाँ से पूरा का पूरा पेज जो आपका भरा हुआ है, जैसा भी आपका टैक्स भरा हुआ है, क्या डिडक्शन है, एग्जेम्पशंस हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप इसको अच्छे से चेक करें। चेक करने के बाद आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और जब चेक हो जाता है तो उसके बाद आप इसको नीचे प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आप जिस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, देखिए यहाँ पर सिर्फ वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। अब क्या रह गया? वेरीफाई एंड सबमिट, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे। इससे आगे मैं नहीं जाता हूँ, मुझे अभी इसमें थोड़े से अमेंडमेंट करने होंगे। तो देखिए आपको 3 तरह से इसको सबमिट कर सकते हैं आप। एक तो आप ऑफलाइन भेज सकते हैं बेंगलोर के एड्रेस पे, इसको इसका प्रिंट निकाल के इसको बेंगलोर के एड्रेस पे पोस्ट कर दीजिए, वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। या फिर आप ऑनलाइन OTP के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपको ऑनलाइन OTP के 2 ऑप्शन मेनली कॉमन बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे आपको इसका एक OTP आएगा और वो OTP आपने फिल करना है तो आपका ये ITR सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज एक नया ऑप्शन आजकल चल रहा है। नए ऑप्शन में क्या है कि स्टैटिक पासवर्ड एक जनरेट करना होता है, जो ज़्यादा अच्छा है, जो नया कुछ एडवांस दे रखा है। स्टैटिक पासवर्ड जनरेट कीजिए, उसके बाद इसको सबमिट कीजिए। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था, कैसे डिफेंस पर्सनल अपना ITR भर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं।
कई सारे लोगों ने बोला था कि हमें ये डर रहता है कि कहीं इसमें कुछ गलतियां ना हो जाएं, तो गलतियां रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई समस्या है तो उसके लिए मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।